हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अलैंगिक जनन और उसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले अलैंगिक जनन समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये जनन होता क्या है। जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो जनन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये क्या होगी, प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव एक अपने समान जीव को जन्म देता है। ठीक है, क्या करेगा, एक संतति को जन्म देता है। इतनी बात सभी को क्लियर है। ये जो जनन होता है ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है इसमें। देखो कौन कौन सी, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम ये देखते हैं कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव भाग लेता है, अर्थात एक ही जीव यहाँ पर नई संतति का निर्माण करता है। और आप सभी यहाँ पर देखेंगे जब एक जीव ही नई संतति का निर्माण करेगा तो यहाँ पर कभी भी युग्मकों का संलयन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक ही जीव क्या करेगा, नई संतति का निर्माण करेगा। एक जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण, ये क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। और यहाँ पर हमें कभी भी युग्मक संलयन की क्रिया देखने के लिए नहीं दिखेगी। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर। फिर आगे चलते हैं लैंगिक जनन, यानी कि इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, दो जीव भाग लेंगे और वो जीव कौन होते हैं, नर और मादा। और जब क्या होगा, इन दोनों के युग्मकों का संलयन होगा। यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें युग्मक संलयन की क्रिया देखने के लिए मिलेगी। जब इनके युग्मकों का संलयन होगा उसके पश्चात एक नई संतति का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि लैंगिक जनन पे दो जीव भाग लेंगे और अलैंगिक जनन पर केवल एक जीव ही नई संतति का निर्माण करता है। अगर हम अलैंगिक जनन के उदाहरण की बात करते हैं तो अमीबा की बात करेंगे, हम यहाँ पर पैरामीशियम की बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकेंगे। ठीक है, और बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो हमने देखे हैं बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, है ना। कुछ क्या होंगे, जो आवर्तबीजी पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो भी क्या करते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। और हम देखेंगे मनुष्य देखेंगे, तो ये सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, अर्थात इनके युग्मकों का संलयन होता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन की क्रिया करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कि होता है विखंडन। विखंडन यानी कि फिजन। फिजन देखिए, नॉर्मली अगर हम बोलेंगे जब कोई भी जीव शरीर की कोशिका खंडित हो जाती है, ठीक है, विखंडन का अर्थ ही क्या है, खंडन हो जाना, यानी कि टूट जाना, तो वो खंड आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण करेगा। तो आपने यहाँ पर देखा जीव तो एक था और वही क्या हो गया, जब टूट गया तो उसके ही भागों ने एक नए जीव का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर हमें अलैंगिक जनन देखने के लिए मिला। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का युग्मक संलयन नहीं देखा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विखंडन कहते हैं। विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे, एक होता है द्विखंडन जिसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुखंडन। बहुखंडन जिसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। क्लियर। अब देखिए, द्वि नाम से आपको पता चल रहा है जब जीव शरीर क्या होगा, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है तो हम इसको कहेंगे द्विखंडन। जब क्या होगा, कोई भी जीव होगा वो दो बराबर भागों में विभक्त होगा तो इसे हम कहते हैं द्विखंडन।
जैसे कि एग्जाम्पल हम समझेंगे, हमने देखा अमीबा का शरीर, तो यहाँ पर अमीबा के शरीर पर हम इस तरीके से संरचना बनाते हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या है, केंद्रक प्रेजेंट है। सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर के केंद्रक को द्विगुणित कर देता है, यानी कि उसकी संरचना में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, उसको डुप्लीकेट करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से संरचना बन जाएगी। ठीक है, पहले इसका जो यहाँ पर केंद्रक है वो लंबा होगा इस तरीके से, और उसके पश्चात आगे चल करके यहाँ पर जैसे ये विभक्त हो जाएगा तो यहाँ दो आपको संरचनाएं देखने के लिए मिलेगी, और दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जीव क्या था, एक जीव था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, विखंडन हुआ, और उसके पश्चात ये क्या दिखी आपको, नई संतति कही। ठीक है, जो संतति थी वो दो बराबर भागों में विभक्त हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और यहाँ पर अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई जितनी भी संतति होती है वो आकारिकी और आंतरिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोन। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। क्लोन किसे कहेंगे, अलैंगिक जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारिकी और आंतरिकी रूप से अपने जनक के समान होती है, इसे हम क्लोन कहते हैं। ये बात क्लियर। इसके बाद अब बात करते हैं बहुखंडन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो जीव शरीर होगा वो एक दो से अधिक भागों में विभक्त होगा, है ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर जो जीव शरीर होगा दो से अधिक भागों में विभाजित होगा, दो से अधिक भागों में विभाजित ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, हम लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल पैरामीशियम का। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम की संरचना इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके की संरचना है। सबसे पहले पैरामीशियम अपने अंदर का जो केंद्रक होगा उसको विभक्त करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। तो इस तरीके से ये हुआ, इस तरीके से एक से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो गया। ठीक है, और उसके पश्चात वो अपने कोशिका जो आप उसका कोशिका द्रव होगा वो उसको भी विभाजित करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर आपको कोशिका के साथ, कोशिका द्रव के साथ केंद्रक नजर आएंगे, ये इस तरीके से। और ये सभी जो केंद्रक और कोशिका द्रव मिल गए हैं ये एक नई संतति का निर्माण करेंगे। ये क्या कहलाएगी, नई संतति कहलाएगी। जैसे जैसे ये विकसित होगी यहाँ से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी हमें अलैंगिक जनन देखने के लिए मिला। जीव एक था, उसने क्या करी, नई संतति का निर्माण करा, और ये जितनी भी संतति होगी ये आकारिकी और आंतरिक रूप से अपने जनक के समान होगी। तो ये बात क्लियर। फिर अगली जो विधि आती है वो आती है मुकुलन की। तो मुकुलन क्या होता है, देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे जब हम लेते हैं हाइड्रा को। तो हाइड्रा की जब हम संरचना देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो मुकुलन में क्या होता है, जीव शरीर के आंतरिक और बाह्य शरीर पर, या तो आंतरिक शरीर या फिर बाह्य शरीर पर एक मुकुल सा निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रा में दिखाएंगे, इसमें क्या होगी, एक उभार सा निकल जाएगा जिसे हम कहते हैं मुकुल। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बड। ये संरचना निकल जाती है जीव शरीर में। अब ये जो मुकुल होगा वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगेगा। इस तरीके से जीव शरीर पर ही वो क्या करेगा, परिपक्व होता रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से वो परिपक्व होगा, और कुछ टाइम बाद ये जीव शरीर से अलग हो जाएगा और एक नई संतति का वो भी क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उसकी तरह वो व्यवहार करना स्टार्ट करेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा, एक जीव से नई संतति का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर जो संतति पैदा हुई है वो बिल्कुल अपने जनक के समान है। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, दूसरा टाइप है अलैंगिक जनन का। तो ये किसमें देखा गया, हमने एग्जाम्पल देखा किसका, हाइड्रा का। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बडिंग, यानी कि मुकुल निकलने के कारण इसे हम कहते हैं मुकुलन। क्लियर। फिर आगे चले, अगला जो इसका अलैंगिक जनन का तीसरा जो पार्ट है वो है पूटी भवन। पूटी भवन में क्या होता है, आप सभी को पता है जो अमीबा होता है वो कहाँ रहेगा, जलीय प्राणी है तो वो जल में रहता है। इस तरीके से हम अमीबा को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमीबा बना देते हैं इस तरीके से।
अब देखो जब क्या हो जाता है, जल में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अमीबा के अकॉर्डिंग वातावरण नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। तो इस टाइम पर अमीबा अपने ओर 3 लेयर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अपने चारों ओर 3 लेयर का निर्माण करता है, पहली, ये दूसरी, और यहाँ पर क्या हो गई, तीसरी लेयर का निर्माण। ठीक है, ये जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं पूटी, इसे हम क्या कहेंगे, पूटी कहते हैं। अब अमीबा देखो अंदर की साइड स्थित है, अब इसको क्या करना है, अलैंगिक जनन करना है। तो ये यहाँ अंदर ही क्या करेगा, अपने आप को, अपने सेल्स को विभाजित करेगा। तो इस तरीके से ये अंदर ही क्या होने लग जाता है, विभाजित होने लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सी प्रवस्था में था, जब ये प्रतिकूल परिस्थितियां थी, प्रतिकूल जब परिस्थितियां थी तो तब क्या करा था इसने अपने अंदर, यहाँ पर इस परतों का निर्माण और उसके अंदर यहाँ पर विभाजन की क्रिया करी। ठीक है, अब देखिए, अब हमेशा की तरह तो यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि जो जल होगा वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में रखा। जब क्या होगी, अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी, अनुकूल परिस्थितियां आ जाएगी। तो ये अमीबा क्या करेगा, अपनी इन लेयर को तोड़ते हुए धीरे धीरे इसकी लेयर टूटेगी। जब इसकी ये लेयर टूटेगी तो ये अमीबा में अंदर जो भी स्पोर्स बने, इनको हम क्या कहेंगे, स्पोर्स कहेंगे, ये क्या होंगे, बाहर जल में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या हो गया, जो भी लेयर थी वो टूट गई। अब अंदर क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ ये स्पोर्स बचे हैं, ये क्या हो जाएंगे, जल में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये अमीबा का ही भाग है तो इससे क्या होंगे, नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने क्या देखी, पूटी भवन की देखी, यानी कि स्पोरोलोशन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर स्पोर का निर्माण हो रहा है और उसके पश्चात यहाँ पर एक नए अमीबा का निर्माण हो रहा है, और ये हमें क्या दिखा, अलैंगिक देखने के लिए मिला है। इसी तरीके से आप राइजोपस को भी देख सकते हैं। अगर हम राइजोपस की बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम राइजोपस का लेंगे तो राइजोपस भी ऐसी ही क्रिया करेगा। किस तरीके से क्रिया करेगा, देखो राइजोपस में क्या होगा, ये प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जो राइजोपस होता है, ये क्या है, राइजोपस है, ये क्या करेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अंदर, अपनी बीजाणुधानी में अनेक बीजाणुओं का निर्माण करता है। ये इसकी बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी है, और इसमें क्या करेगा, ये बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करेगा, यानी ये क्या कहलाते हैं, बीजाणु, जिन्हें हम कहेंगे स्पोर। क्लियर। अब देखो जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएगी, इसकी बीजाणुधानी फटेगी। ठीक है, इसके क्या होगी, इस तरीके से बीजाणुधानी फट जाएगी, ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, कुछ वहीं भूमि में गिर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, कुछ हवा के द्वारा किसी और स्थान पर चले जाएंगे। तो जहां जहां पर ये गिरेंगे, जहां जहां पर ये जाएंगे, वहां पर एक नए राइजोपस का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक जीव ने बिना किसी निषेचन की क्रिया करे यहाँ पर नई संतति का निर्माण कर दिया। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन का एक भाग होता है। क्लियर। इसके बाद फिर आगे चले, फिर हमने देखा, क्या देखा, हमने खंडन देखा। अब खंडन में देखो, इसमें कोई नहीं है, इसमें यही है कि जीव शरीर जो होता है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा क्या होता है, इस तरीके से संरचना होती है ये। ठीक है, ये किसी कारणवश क्या होगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो इससे क्या होंगे, इसके जो टुकड़े होंगे, ठीक है, इस तरीके से इसके जो टुकड़े होंगे, इस तरीके से टूट गया, ये इसके टुकड़े हैं, इनसे क्या होंगे, नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा, जीव क्या है, एक जीव है, और उससे क्या हो गई है, नई संतति का निर्माण हो गया है। तो ये बात आप सभी को क्लियर, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। फिर अगली बात चलते, अगला देखा हमने पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पुनः निर्माण, रीजनरेशन यानी कि पुनः निर्माण। अर्थात इस जीव में क्या होगा, यहां पर आप एग्जाम्पल जब देखोगे प्लेनेरिया का, एग्जाम्पल जब आप देखोगे किसका, प्लेनेरिया का, इसमें आप कैसे देखते हो, इस जीव के शरीर की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जीव किसी कारण से
छत विकृत होकर टूट जाता है। तो मान लो ये इस तरीके से टूट गया, इसके 3 भाग ये इस तरीके से अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये वाला भाग अलग हो गया और ये वाला भाग अलग हो गया, ठीक है। फिर क्या होंगे, अब देखो अलैंगिक जनन का भाग है तो इसका जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो एक नए जीव का निर्माण करेगा, अर्थात इस भाग से भी एक नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है, एक नए प्लेन एरिया का निर्माण होगा, इस वाले भाग से भी एक नए प्लेन एरिया का निर्माण होगा और इस वाले भाग से भी एक नए प्लेन एरिया का निर्माण होगा। तो इसमें भी आपने देखा जीव एक था और उसी ने क्या करा, बिना किसी निषेचन के एक नए जीव का निर्माण करा, यानी कि नई संतति का निर्माण करा। इसे हमने क्या कहा, ये भी क्या है, अलैंगिक जनन का एक भाग होता है। पुनरुद्भवन अर्थात जब क्या होगा, जो जीव होगा वो किसी कारणवश छत विकृत होकर टूट जाता है, उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है, इसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। क्लियर। फिर आगे चलो, फिर आगे हमने देखा क्या, इसके बाद देखेंगे कायिक प्रवर्धन। तो पौधे के में यहाँ पर हमें कायिक प्रवर्धन देखने के लिए मिलता है। तो पौधे की बात अगर हम करते हैं, पौधे की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पौधों में कायिक भाग होते हैं। कायिक भाग होंगे, कौन कौन से होते हैं, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होती है, ये 3 क्या होंगे, पौधे के कायिक भाग होते हैं। जब क्या होगा, किसी नए पौधे के निर्माण इन कायिक भाग के द्वारा होता है तो हम इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर। अब देखो, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास एक तना होता है, हमने कहा हमारे पास क्या है, आलू एक तना है, ठीक है, आलू क्या है, एक तना है। आलू की बात करी, क्यों हमने इसको तना कहा, देखते हैं, ठीक है। देखो, आप सभी ने आलू देखा होगा इस तरीके से, जब आपके घरों में आलू को बहुत टाइम हो जाता है तो आपने देखा है उसके ऊपर इस तरीके से कुछ संरचनाएं दिखने लग जाती है ना, इस तरीके से संरचनाएं देखने के लिए लग जाती है, इसे हम कहते हैं आंख, यानी कि इसको क्या कहेंगे, आलू की आंख कहेंगे, ठीक है। ये आंख को जब आप काट करके भूमि में बो दोगे तो आपको इससे नए आलू मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक जीव, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, नई संतति का निर्माण कर दिया। क्या करा, नई संतति का निर्माण करा। तो ऐसी जो विधि होती है इसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे जड़ की अगर हम बात करेंगे, लहसुन की बात करते हैं, प्याज की बात करते हैं, ये सभी कायिक जनन करके अपनी संततियों का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो अलैंगिक जनन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सभी के भागों को आप अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।